हेलो गाइस, मैं हूं भावना शर्मा आपके सामने। आज मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है और एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है उसको आज मैं डिटेल में बताऊंगी। मेरे साथ बने रहे। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन, द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज दैट द इनहेल ऑफ द ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। बात समझ में आई। हिंदी में कहते हैं श्वसन, जो ऑक्सीजन होती है ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। समझ गए ना। देखो अब देखो ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन कैसी होती है, ठंडी होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है, गर्म होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो देखो आप सांस लो, ठंडा महसूस हो रहा, तो ये ठंडा क्या था, ठंडा ये ऑक्सीजन थी, ठीक है। और आप बाहर निकाली, बाहर क्या थी, ये बाहर ये क्या थी, और कार्बन डाइऑक्साइड थी। कार्बन डाइऑक्साइड जो नेचर में कैसी होती है, गर्म होती है। ऑक्सीजन कैसी होती है, ठंडी होती है। तो रेस्पिरेशन को सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, दैट इज दी मार्सेलो मालपिगी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उन साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने रेस्पिरेशन को डिस्कवर किया। तो उन साइंटिस्ट का नाम था, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ठीक है, मार्सेलो मालपिगी। ठीक है, आपकी आसानी के लिए इस नाम को आप नोट डाउन कर लीजिए कि कौन से साइंटिस्ट ने रेस्पिरेशन को क्या क्या डिस्कवर किया। तो दैट इज अ मार्सेलो मालपिगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये साइंटिस्टों ने रेस्पिरेशन को डिस्कवर किया, कहा कि, और इसको डिस्कवर किसके अंदर किया, इन्होंने बैक्टीरिया के अंदर क्या किया, रेस्पिरेशन को डिस्कवर किया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या देखा कि भाई कोई भी चीज़ जब कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आपके इथेनॉल जो निकालती है वो किसकी वजह से निकलता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से बैक्टीरिया के अंदर बनता है। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन क्या है। तो रेस्पिरेशन की मैंने डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है, एक जो एक्यूरेट डेफिनेशन है, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, दैट इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, कैसी रिएक्शन है, दैट इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन। टू टाइप्स की रिएक्शन होती है, कौन से, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब होता है जहाँ एनर्जी रिलीज होती है, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, कैटाबॉलिक। जहाँ एनर्जी क्या होती है, जहाँ, इट मीन्स आप समझ सकते हो, कैटाबॉलिक का मतलब जहाँ मॉलिक्यूल टूटते हैं उसको कहते हैं हम कैटाबॉलिक। जहाँ मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, अणु जुड़ते हैं आपस में मिलके और ग्लूकोज बनाते हैं, उसको कहते हैं हम एनाबॉलिक। समझ गए ना आपकी, नहीं समझे तो आपकी रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो है आपकी कैटाबॉलिक, क्योंकि इसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इट मीन्स आपका जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के अणु को क्या करते हैं, टूटते हैं, इसीलिए ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। तो आपकी बॉडी में जो है रेस्पिरेशन मैंने समझा दिया कैसा होता है। आपकी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक का मतलब है जो है ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन वाला जो जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और जिसमें ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने पे क्या निकलती है, एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसको कहते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है कि जहाँ पे आपकी क्या निकलती है, एटीपी कम निकलती है और लैक्टिक एसिड या इथेनॉल या एल्कोहल बनता है, उसको कहते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये दोनों अलग अलग उनमें होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे अंदर होता है और प्लांट्स के अंदर होता है। लेकिन जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो आपके यीस्ट हो गए, बैक्टीरियाज हो गए और पैरासाइट्स हो गए, इन तीनों के अंदर जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। बात समझ में आई। इसीलिए मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे उन दोनों को डिफरेंस मेंशन कर दिया। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है जो आपके अंदर होगा, और एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे है, जो बैक्टीरिया के अंदर होता है, उसको कहते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन। बात समझ में आई। एरोबिक रेस्पिरेशन को देख लेते हैं कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे अलग है। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ, किसकी प्रेजेंस में, पहला जो इसका करेक्टर है वो है इट इज टेकन प्लेस ओनली इन ऑक्सीजन प्रेजेंस। ये एरोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन इट नीड्स नॉट ऑफ ऑक्सीजन, जबकि इसको जो है ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है इस वाले रेस्पिरेशन में। सेकंड है ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में, सेल के अंदर कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, कोशिका का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या होता है, आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ना, ग्लूकोलाइसिस होती है ना उसमें। तो ग्लूकोलाइसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड H2O क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये दोनों बनते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ग्लूकोज के कन्वर्ट होने पे भाई क्या बनेगा आपका, या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या फिर इथेनॉल एल्कोहल बनेगा, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड मैंने लिखा हुआ, ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू लैक्टिक एसिड और इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई भी डाउट हो, नो डाउट। अब भाई आगे चलते हैं।
ये बोल रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गिव्स 38 ATP। इट मीन्स एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को कितना देता है, 38 ATP देता है। ठीक है, जब एक ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल होगा वो आपको कितनी एनर्जी देगा, वो 2778 जो है केल्विन आपको एनर्जी देगा। जबकि ये कितनी एनर्जी देगा, इसका ग्लूकोज, जब यहाँ जो ग्लूकोज है वो आपको टूटने पर 34 केल्विन जो है क्या देगा, एनर्जी देगा। चौथा जो पॉइंट है वो है इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो दो जगह पे होता है, ये आपकी सेल होती है। ठीक है, तो सेल के अंदर क्या, ये क्या है, यहाँ होता है न्यूक्लियस, और ये आपका भरा हुआ रहता है, इसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जो ये साइटोप्लाज्म है वही आपका, तो इस साइटोप्लाज्म में ही माइटोकॉन्ड्रिया कैसी स्ट्रक्चर होती है भाई, आपकी सबसे बड़ा जो ऑर्गेनल है सेल का, दैट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन दैट इज फाउंड इन द सेल, दैट इज कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस इन दिस सेल। क्योंकि पावर हाउस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ATP को स्टोर करके रखता है। बात समझ में आई। तो ये आपकी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर भी होती है और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होती है। सेल इट मीन्स कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी सुन ले हैं। कोशिका द्रव्य बोलते हैं साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म जो है इसमें कोशिका द्रव्य के अंदर भी क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। फिर बाद में क्या कहा जाता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है। ठीक है, फिर अब भाई नेक्स्ट चलते हैं, इट टेक्स प्लेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है हमारे एनिमल्स के अंदर भी होती है और प्लांट्स के अंदर भी होती है। जबकि इट टेक्स प्लेस इन यीस्ट, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट। जबकि आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन आपकी बॉडी में ना होके कहाँ होती है, यीस्ट होते हैं, कवक होते हैं और बैक्टीरियाज होते हैं और पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी, उनमें क्या होती है भाई, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आपको कोई डाउट हो नहीं है ना, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा आप जब ऑक्सीजन लेते हो तो देखो आपके फेफड़े, देखो जब आप सांस लेते हो तो आपके जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनका बहुत ही अच्छा कार्य होता है श्वसन क्रिया में। तो ठीक है, तो आपकी फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है लंग्स के अंदर जो पूरे रेस्पिरेशन को करती है, दैट इज़ द एल्वोलाई। एल्वोलाई होती है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब थैलीनुमा एक आकार की होती है। उसका डायग्राम मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बढ़ा के सिखाऊंगी, बस मैं आपको बता रही हूँ कि वो कैसे कैसे होती है। और मैं अगर बात करने लग जाऊँ आप कितनी ऑक्सीजन लेते हो अपनी सांस के अंदर, तो आप अपनी सांस के अंदर भाई यहाँ मैं लिख देती हूँ 21% क्या लेते हो, ऑक्सीजन। ठीक है, और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हो, दैट इज 0.03 आपकी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बॉडी से बाहर निकल जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई। और आपकी अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा जो मतलब इन्वायरमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा जो लार्ज क्वांटिटी में गैस होती है वो होती है आपकी नाइट्रोजन। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन को हम यूज़ नहीं करते हैं अपनी बॉडी में, वो हमारी बॉडी से पास आउट हो जाती है। हम सांस के साथ लेते तो हैं अपनी बॉडी के अंदर, लेकिन उसका कोई रोल प्ले नहीं होता। वो सिर्फ क्या करती है आपकी बॉडी में अमोनिया को थोड़ा बहुत बनाने का काम करती है, बाकी आपकी बॉडी से उसका कोई यूज़ नहीं होता, बॉडी से पास आउट हो जाती है। ठीक है, और भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि आपकी क्या बोलते हैं उनको, जो इनर्ट गैसेज होती हैं वो भी आपकी बॉडी के साथ इनहेल करते हैं, लेकिन वो भी बॉडी से पास आउट हो जाती है। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड भी आपकी बॉडी के अंदर जाती है, लेकिन जब आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड कहाँ से निकलती है, जब कोई भी आधी चीज़ जलती है, जैसे कोयला तुमने आधा जला के छोड़ दिया, ठीक है, तो उससे जो धुआं निकलेगा उस धुएं के अंदर भाई कौन सी गैस होती है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो वो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस क्या करती है, जब आप इनहेल करते हो, इनहेल के साथ आपकी सांस के साथ जो है अंदर चली जाती है, और आपकी जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी, बाइंडिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के साथ जो है बाइंडिंग नहीं कर पाता है, और उसकी जो ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी है ऑक्सीजन को ले जाने की, वो जो है कम हो जाती है। किसकी वजह से, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड की वजह से। इसकी वजह से आपको जो है जो दमा रोग होता है व्यक्ति में, वो दमा रोग किसकी वजह से होता है, आपकी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड की वजह से होता है, और आपकी बॉडी में कार्बन मोनोडाइऑक्साइड की वजह से कैंसर डिसीज भी हो सकती है। तो इसीलिए आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंडिंग को कितनी % जो है कम कर देता है, वो आपके 200 टाइम्स जो है कम कर देता है। ठीक है, 200 टाइम्स जो है ऑक्सीजन की बाइंडिंग कम हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये क्या थे भाई, मैंने आपको क्या समझाया था,
इनको साथ के साथ इन क्वांटिटी को आप नोट भी करते चलें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज मैंने आपको क्या समझाया, रेस्पिरेशन समझाया। रेस्पिरेशन में बहुत सारे आपके रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स है वो कौन कौन से हैं, देखो नोस्ट्रिल्स, ठीक है, ये वाले आपको दिखाई दे रहेंगे जिनको आप, ये नोस्ट्रिल्स है, ये नोज़ है, नोस्ट्रिल, नोज़, फेरिंग्स होता है यहाँ पे, और आपकी विंड पाइप होती है, और थोरेक्स होता है, और आपकी क्या होती है, लंग्स होते हैं। ये सभी क्या करते हैं, आपके श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। और आपका डायफ्राम होता है, डायफ्राम इज अ मसल्स लाइक स्ट्रक्चर, तो मसल डायफ्राम होता है आपके लंग्स के बिल्कुल नीचे होता है, वो आपके इंटरकोस्टल मसल से मिलके बना होता है, जो कि क्या करता है, आपके फेफड़ों को सिकुड़ने और कॉन्ट्रैक्शन, इट मीन सिकुड़ने और फैलने में मदद करता है। जब आप अंदर सांस लेते हो तो आपके फेफड़े फैल जाते हैं, तो फैला किसकी वजह से फैल जाते हैं, कौन फैलाने का काम करता है फेफड़ों को, तो वो है आपके डायफ्राम, जो कि आपके लंग्स के बिल्कुल नीचे की तरफ होता है। जब आपके जो फैलते हैं तो वो किसकी वजह से फैलते हैं, आपकी बॉडी में जो है ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो लंग्स के अंदर भर जाती है, जिसकी वजह से वो इतनी देर में ऑक्सीजन कहाँ पहुँच गई, आपके लंग्स के अंदर पहुँच गई, इसीलिए आपके लंग्स कैसे हो गए, फूल गए। सांस बाहर निकालिए तो अपने उसी पोजीशन में आ गए जिस पोजीशन में वो पहले थे, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वो कौन करता है, तो आपकी बॉडी में मैं आपको बता देती हूँ, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है तो 97% ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट बाय द आरबीसी, बात समझ में आई। और आपकी मैं कहूँ कि 3% जो है किसकी तरह ट्रांसपोर्ट होती है, वो होती है प्लाज्मा के थ्रू। आपकी बॉडी में लिक्विड लाइक एक फ्लूइड होता है ब्लड के अंदर, अगर ब्लड कहूँ, ब्लड जो है लिक्विड क्यों होता है, किसकी वजह से, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन योर ब्लड, दैट इज दी कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो है ब्लड होता है वो वाटर होता है, जब प्लाज्मा में वाटर की कमी हो जाती है तो समझ लो आपकी बॉडी में वाटर की कमी है, और आपकी बॉडी में प्लाज्मा की वजह से क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी कि आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन कैसे होता है, आप सांस कैसे लेते हो, सांस बाहर कैसे निकालते हो, और ये भी बताऊंगी कि आपके श्वसन क्रिया अच्छी ना होने की वजह से आपकी बॉडी में कौन कौन से रोग होने का डर रहता है, कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, जैसे दमा हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और फेफड़ों में क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है नहीं होता, तो उन सभी को मैं पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। लंग्स के अंदर टीबी हो जाती है कि नहीं होती, तो वो चीज़ भी मैं आपको पढ़ाऊंगी एक एक करके। तो मेरे साथ बने रहे सीरीज़ पे, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास मेरी सारी नोटिफिकेशंस और जो वीडियो से रिलेटेड वो आते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।